नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनाव के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। 2022 जाते जाते क्या संदेश देके गया है जिन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए और जहां उपचुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए, इस पर अगले 1 घंटे तक लगातार तय करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो मैसेज दरअसल जनता ने अपने फैसले के जरिए दिया है उसके पीछे क्या छिपा हुआ है और इसके बिसात जो है 2023 में और उसके बाद 2024 में देश की सियासत को किस तरह से प्रभावित करेगी, इस पर बातचीत करेंगे। एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए बातचीत करते हैं कि आज दिन भर नतीजों में क्या कुछ निकल के आया। राजनीति का एक और अध्याय खत्म होने को है, जीत का जश्न जारी है, कहीं मायूसी है तो कहीं दिलासा है, क्योंकि आज के नतीजे यही कहानी कह रहे हैं। 2 राज्यों के विधानसभा के साथ 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। अब सोचना है कि किसके लिए क्या संदेशा ये चुनाव के नतीजे लेकर आए हैं। गुजरात में सत्ता बरकरार और हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में हुए उपचुनाव और कल दिल्ली एमसीडी के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है। भगवा में गुजरात और हिमाचल में हाथ पर विश्वास, जश्न दोनों ओर है और मायूसी भी दोनों ओर। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2002 में भाजपा को 127 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार यह आंकड़ा 150 के पार चला गया है। गुजरात में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन फिर भी नतीजों के बीच सबसे ज्यादा खुश और उत्साहित अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भाग्य उदय किया है, कांग्रेस की उम्मीदों को हवा दी है और कांग्रेस में जान फूंक दी है। नेता उत्साहित हैं, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, बधाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन जीत के साथ ही कांग्रेस को जोड़ तोड़ का डर भी सता रहा है। 27 साल राज करने के बाद अमूमन एक एंटी इनकम्बेंसी होगी ऐसा विरोधी पक्ष मानते थे, किंतु ये प्रो इनकम्बेंसी ऐसा मैंने कहा था, जो आज रिजल्ट में दिखाई पड़ता है। और लोगों ने पूरा विश्वास मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा। की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। गुजरात की विजय नहीं महाविजय है। गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। जिस तरह से कैंपेन किया और कांग्रेस के लोगों ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, लोगों के मन को जीता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जीत सबकी मिलजुल कर, और हिमाचल के लोगों को हम बधाई देंगे, अपने कांग्रेस जन को वहाँ पर बधाई देंगे। नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी से हो जाती है। इन सब के बीच जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है वो आम आदमी पार्टी है, जिसने न सिर्फ 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी का राज खत्म किया, बल्कि गुजरात में भी खाता खोलने में कामयाब हो गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने तक का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पास पाने के अलावा खोने को कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि लंबे चौड़े वादों को दोनों राज्यों की जनता ने भाव नहीं दिया, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी पीड़ा भी आम आदमी पार्टी ही बनकर उभरी। कांग्रेस गुजरात हार के लिए बीजेपी को उतना जिम्मेदार नहीं मानती जितना आम आदमी पार्टी को मानती है। कांग्रेस का मानना है कि आपने कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि आप भाजपा की बी टीम है। तो आप पार्टी कहती थी ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ, आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो खत्म हो गया। वो धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। इधर विधानसभा चुनावों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा में उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इसमें यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम परिवार की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जीत हासिल की है, तो वहीं रामपुर में सपा और खतौली में सपा आरएलडी गठबंधन की जीत हुई है। बिहार के कोढ़नी से बीजेपी ने जेडीयू को हरा दिया
तो छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसके अलावा सरदार शहर राजस्थान से कांग्रेस और पदमपुर ओडिशा से बीजेडी की वर्षा सिंह बरिहा की जीत हुई है। अब इन चुनाव नतीजों में आने वाले परिणामों के लिए क्या संदेश है, इसका आकलन करने में सभी पार्टियों को जुटना होगा, क्योंकि गुजरात जैसे बड़े स्टेट में एक बार फिर कांग्रेस की हार होना पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हाँ, हिमाचल की जीत कांग्रेस को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन राहत अगर संतुष्टि में बदली तो राह फिर मुश्किल होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं, ये जनता तय कर लेगी, लेकिन मेहनत तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही करनी है। उधर बीजेपी इस बात से संतोष कर सकती है कि हिमाचल की जनता पिछले करीब 40 सालों से सरकार बदलती आई है, लिहाजा उसने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को चुना। लेकिन हो सकता है गुजरात की जीत से देश में बड़ा संदेश जाए। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए उसे खुद को वक्त देना होगा। अब इन परिणामों की समीक्षा और कमजोरियों पर नकेल रही तो 2023 और फिर 2024 का मैदान साफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने आपके सामने वो खाका रखने की कोशिश की कि कल MCD के नतीजे निकल के आए, आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर साफ हुई। साथ ही भानुप्रतापपुर समेत 5 जगहों पर जहां पर आज उपचुनाव हो रहे थे, वहां के नतीजे भी निकल के सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वही रवायत देखने को मिली, जहां 5 साल बाद सरकार बदलने का मैंडेट जनता देती है। इस बार भी वही हुआ। बीजेपी की सरकार को हटाकर वहां पर अब कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज थी और 27 साल के बाद एक बार फिर जब चुनाव में उतरे तो 150 सीटों से ज्यादा सीट कर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है यहां पर बीजेपी ने, और एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए यहां पर बीजेपी की सत्ता रहने वाली है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परिवेश वात्स्यायन, जिनसे हम जानेंगे समझेंगे कि ये जो नतीजे हैं आगे आने वाले समय में किस तरह से देश की सियासत और राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उसको परिलक्षित करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में भोपाल से शैलेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है। और श्रीचंद सुंदरानी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में अगर आज के नतीजों का आकलन करें, जाने समझें, तो किस तरह से कहें कि गुजरात की जो हार हुई है उससे दुखी हैं, या हिमाचल प्रदेश में एक जीत मिली है बड़े इंतजार के बाद, इसका खुशी मनाने का वक्त है? किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र की जीत, वह पूरे हिंदुस्तान के अगर परिदृश्य को देखें तो दिल्ली में आप पार्टी ने MCD में कब्जा जमाया, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने। जो भारतीय जनता पार्टी की दमभोक्ति है कि हिंदुस्तान को हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, ये इस दमभोक्ति को एक तरह से जनता ने नकारने का काम किया है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तो हमने 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 5 उपचुनाव जीते हैं। और आम चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। और यहाँ पर कांग्रेस की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो शक्ति है, ताकत है और संगठन की जो क्षमता है, और उसका लोहा आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मान रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि गुजरात में एक तीसरी पार्टी, आप पार्टी जो प्रवेश की है, तो उसके वजह से निश्चित रूप से हमको नुकसान हुआ है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो एक विकासवादी जो मानसिकता के जो मतदाता हैं, उनके वोट विभक्त हुए हैं, और इसके कारण गुजरात में कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है, इस पर डिटेल बात करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत वो कह रहे हैं, और एक बड़ी जीत है, महत्वपूर्ण जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में, लेकिन गुजरात में वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी मैदान में थी, इस वजह से नुकसान हुआ। हमारे साथ में शैलेंद्र जी भी हैं। शैलेंद्र शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप लोग किस तरह से ले रहे हैं जो अभी तक के नतीजे निकल के सामने आए उसको? चूंकि हिमाचल हाथ से चला गया, गुजरात बरकरार है। शैलेंद्र जी।
और देखिए, आज विधानसभा के दोनों राज्यों के जो परिणाम आए हैं, सर्वप्रथम तो मैं दोनों राज्यों के मतदाताओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट जनादेश दिए, और इस स्पष्ट जनादेश के कारण से कम एक बात तय होती है कि भारत का मतदाता निश्चित रूप से विश्व के सारे मतदाताओं से सबसे परिपक्व मतदाता है। हम गुजरात के जो परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरे देश में कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भावना रखने वाले मतदाताओं में एक बहुत बड़ा संदेश गया है, बहुत स्पष्ट संदेश गया है। और वो संदेश ये है कि बोल रहा है सारे देश से गर्व भरा गुजरात, राम राज्य की ध्वजा उठाकर चलो मोदी जी के साथ। ये जो एक संदेश है, पूरे विश्व में भारत का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह विश्व भारत को जिस आशा भरी नजरों से देखता है, आज जिस प्रकार की भारत की छवि है, सब तैयार है, पूरे देश को तैयार होना है मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार विश्वगुरु बनने के लिए। भारत आगे बढ़ चुका, गुजरात ने उसका आज संदेश दिया। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के अधिकांश कार्यकर्ता गुजरात में चुनाव के इस अभियान में गए थे, उन्होंने भागीदारी की थी, तो मध्य प्रदेश के भी उन सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे प्रदेश की तरफ से गुजरात में तो जनता ने संदेश दिया है कि मोदी के साथ जाना है। धन्यवाद, सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनता के बीच में क्या वो संदेश नहीं जा पाया? क्योंकि जोर तो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, वहां पर भी चुनावी सभाएं हुई थी, लेकिन वहां पर सत्ता हाथ से चली गई। जी बिल्कुल। तो इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको उस विषय में भी निश्चित, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र का ये उत्सव था और दोनों राज्यों के मतदाताओं ने अपने विचार से उसमें मत दिया। हिमाचल का आपको पता है, हम सबको मालूम है हिमाचल के बारे में। वो उस राज्य के मतदाताओं ने, एक तो छोटे विधानसभा क्षेत्र है, 1,75,000 1 लाख से बीच के छोटे विधानसभा क्षेत्र है, वहां के मतदाताओं ने 40 वर्षों से अपना एक परंपरा उन्होंने बना रखी, वो उस परंपरा पर कायम रहे। वो उन्होंने अपनी परंपरा को एक परिवर्तन करना है, उनको अपना सेवा प्रदाता जो है वो उन्होंने 5 साल में चेंज करना है। हमको सेवा इनसे करानी है, अब 5 साल इनसे करानी है, ये उन्होंने परंपरा बना के रखी। इस परंपरा के कारण से परिणाम आपको देखने को वहां पर मिल रहे हैं। अन्यथा मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा कांग्रेस के प्रति कोई इस प्रकार का कोई मोह, या कांग्रेस ने देश के किसी भी राज्य में जहां सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां कोई ऐसे मॉडल दिए हों जिसके कारण से वहां का मतदाता उनको चुन रहा हो, ऐसा बिल्कुल कारण नहीं है। वो निश्चित रूप से उस जो ठीक है, इसका एनालिसिस करते हैं आगे, इसका एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ में चूंकि श्रीचंद सुंदरानी जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। सुंदरानी जी, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आज के नतीजों को देखें तो भानु प्रतापपुर में पूरी ताकत लगाई हुई थी, जीत का दावा आप लोग कर रहे थे, शुरुआत के 4 राउंड तक तो आपका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चल रहा था। तो ये जो परिणाम निकल के सामने आए हैं, इसको किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से परिणाम हमारे आशा के विपरीत आया है, क्योंकि वो सीट हम जीतने के कगार पे थे। कहीं न कहीं स्पुटनिक के बाद जिस प्रकार ब्रह्मानंद नेताम जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, षड्यंत्र रचा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और वहाँ पे 2-3 फैक्टर काम कर रहे थे। एक, सर्व आदिवासी समाज का एक प्रत्याशी मैदान में आया जिसने 21-22 हजार वोट निर्दलीय के रूप में प्राप्त किए, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता कह सकते हैं। दूसरी बात हमारे यहाँ, तीसरी बात ये हुई कि वो सहानुभूति की बात, मंडावी जी के प्रति जो सहानुभूति उपचुनाव उनके पति के देहांत के कारण हो रहा था, और मनोज मंडावी जी वहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे, उनकी वो विधवा के रूप में चुनाव लड़ी, तो सहानुभूति का वोट भी उसको मिला। सर्व आदिवासी समाज ने बहुत बड़ा डेंट किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। तीसरा, ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ जो इन्होंने झारखंड के मामले को लेकर इन्होंने जिस प्रकार से उसको तुल दिया, और जो स्कूटनी के बाद दुष्प्रचार किया, षड्यंत्र किया, जिसकी जानकारी ब्रह्मानंद नेताम को भी नहीं थी, लेकिन मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण ये सीट हम लोग नहीं जीत पाए। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, प्रजातंत्र में इस प्रकार के फैसले आते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस नीचे स्तर पर जाकर वहां पे प्रचार किया, जिस प्रकार दूषित किया वातावरण को, ठीक है हम एक सीट नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी प्रतिक्रिया लेंगे। परवेश जी, आपसे जाना चाहेंगे, आपने
शायद दोनों ही पार्टी के नेताओं को इस वक्त सुना। ये जो नतीजे हैं इसको बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले समय के लिए, चूंकि 22 जा रहा है, 23 आ रहा है और 23 में कई महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और उसके बाद 24 पर सबकी निगाहें हैं। ये जो 2 राज्यों के परिणाम आज निकल के सामने आए हैं, इसको किस तरह से देखा जाने की आवश्यकता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के जो चुनाव के जो रिजल्ट है, इसमें जैसे कि अभी सुंदरानी साहब कह रहे थे कि मतलब नीचे से वार किया गया बीजेपी के ऊपर। ये राजनीति में सब चलता है, ये बीजेपी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही कर रही है, कुछ नयापन नहीं है इसमें। हाँ, ये है क्या कि एक फैक्टर काम करता है कि जब गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज काम करती है और गवर्नमेंट की स्कीम ऑन द वे होते हैं, उस वे में जा करके आप बहुत सारे वादे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप दिखा सकते हैं, तो वो एक उनको एक बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट मिला इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें कि गुजरात और हिमाचल को लेकर के, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें सबको थोड़ी थोड़ी खुशियां मिल गई है, सब अपने अपने घर में अपने अपने दल में सब खुशियां मना रहे हैं। सवाल यह है कि गुजरात में इस कदर की आंधी चली और वो आंधी हिमाचल में क्यों नहीं चली? इसका बड़ा सीधा साधा सा चीज़ है। एक तो पूरी ताकत केंद्र की सरकार ने मोदी जी को लॉन्च करके जो पूरी ताकत झोंकी थी वो दिख रहा था, सबको दिख रहा था। हालांकि ताकत झोंकी थी वहां भी, लेकिन यहां क्या था, यहां कोई दूसरा खड़ा नहीं था, उनके ओपोनेंट में कोई खड़े नहीं थे। न कांग्रेस किसी प्रचार में उस तरीके से दिख रही, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं गया। आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में थोड़ा स्पीड दिखाया, बाकी वो भी जाके सरेंडर कर गया। यहां टक्कर दिख रही थी, हिमाचल में वो टक्कर बराबर की टक्कर दिख रही थी और प्रतिभा सिंह जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो उस टक्कर में वो खड़ी थी और बार बार उस तरीके के जो पिछला जो उनका जो कार्यकाल था उसके फेस को लेकर के, उसके जो काम थे उसको लेकर के थी और सबसे बड़ा टॉस उन्होंने कर दिया था क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है उसको लॉन्च करने की कह दी थी कि सरकार बनते साथ ही होगा। रहा सवाल गुजरात में कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, बगल में गुजरात है, वहां नहीं जा रहे, वहां जाकर के बता नहीं पा रहे हैं कि करना क्या, एजेंडा क्या है। वो तो आखिरी दौर में आकर के उन्होंने कहा कि दलितों को लेकर के बनाएंगे और अगर ओबीसी समाज का अगर हम जीत करके आते हैं तो ओबीसी समाज का हम सीएम कैंडिडेट हम सामने रखेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और संगठन भी उस तरीके से तैयार नहीं था। संगठन आप देखें कि बीते 5 साल में संगठन ने क्या काम किया था, संगठन बिल्कुल जीरो था। संगठन उस तरीके से अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाया था कि वो एक चुनावी लड़ाई के मोड में जाए और वहां एक तरफा मिला उनको। और नो डाउट इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो दिन भर का जो हम आपने जो वीडियो जो देखा, जो तमाम सारे चैनल पे हमारे चैनल पे जो आ रहे थे वो देख रहे थे, तो बड़ा एक बहुत अद्भुत सा 1-2 तस्वीर दिखी, मैं वो शेयर करूंगा इस हिसाब से कि सीएम भूपेंद्र पटेल का जो बॉडी लैंग्वेज था वो आप कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे थे, कहीं से ये नहीं लग रहा था बहुत मेहनत करके आए हों और उस मेहनत का परिणाम उनको दिखा, है ना। आमतौर पे ये होता है जब एक सर्विंग सीएम जब चुनाव जीत करके आता तो वो बॉडी लैंग्वेज दिखता, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी मैं था, मोदी ब्रांड था, जो मोदी ब्रांड आज भी गुजरात में कायम है, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। मोदी ब्रांड वैल्यू रखता है और मोदी के चेहरे के नाम पर ही उन्होंने लिया। हाँ, यहाँ क्या है कि यहाँ बड़े सारे चेहरे थे। अच्छा, यहाँ तो अंदर खाने में लड़ाई भी थी, हिमाचल में बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो लड़ाई का एक हिस्सा आपको दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बाद दिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रदेश अध्यक्ष और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही वो बोल रहे हैं कि जब समीक्षा बैठक हो रही है उसमें समीक्षा बैठक में जाके बता रहे हैं कि देखिए मुझे किसने किसने हराने की पूरी जोर लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी, सबको मैं देख लूंगा। ये समीक्षा बैठक में हो रही है। तो ये जो अंदर खाने की पॉलिटिक्स है ना, वो जब प्लेटफॉर्म पर सामने आती है, पब्लिक डोमेन में आती है, तो आपको उसका खामियाजा दिखेगा। जो एमसीडी चुनाव में दिखा कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एमसीडी चुनाव में वो हाल हो गई बीजेपी की और वहां वो जीत गए क्योंकि वहां एक तरफा था, वहां कोई सामने नहीं था। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिस तरह से अभी परवेज जी ने भी बताया कि गुजरात के चुनाव हैं वो पूरी तरह से मोदीमय थे, मोदी के इर्द गिर्द ही था। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि किसी राज्य के सिटिंग सीएम की कहीं कोई चर्चा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी नहीं थी और उसी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र जिसका आप कर रहे थे आज का मोबाइल देखने को मिला। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स हमारे पास में आ रहे हैं। भानुप्रतापपुर में जो जीत मिली है उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां की जनता को धन्यवाद दिया। भूपेश बघेल की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चीफ ऑब्जर्वर उन्हें हिमाचल प्रदेश में बनाकर भेजा गया था।
लिहाजा ये जीत आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किस तरह से प्रभावित करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार सुनिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पर वोट मिला। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर ये सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। इस समय वोट कुछ कम पड़े, परसेंटेज कम हुए, तो मैं नहीं समझता कि सर्व आदिवासी समाज के खुद का कोई वोट था। वो जो न कांग्रेस को देना चाह रहे थे न भाजपा को वोट देना चाह रहे थे, जो आप पार्टी का था और जो जोगी कांग्रेस का वोट है, यदि हालांकि मतदाता बदल गए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आंकड़े हैं जो उसी प्रकार के, तो इससे तो बहुत ज़्यादा जो लोग कसम खिलाए थे और बड़ी बड़ी बात दावा कर रहे थे, वो तो कहीं टिके भी नहीं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार के रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और वो 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ सारे, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे, और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई उसका बड़ा असर था। हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया, लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने, और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। तो गुजरात के लिए कह रहे हैं कि अविश्वसनीय जीत है और 150 सीट वहां पर जीते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कहा कि जो 10 बातें, जो 10 वादे कहे गए थे और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा लगातार वहां पर हो रही थी, उस पर जनता ने विश्वास जताया है। इस पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी गुजरात के चुनाव के संदर्भ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, और हालांकि कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े चेहरे नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी ये जो चुनाव परिणाम निकल के सामने आए हैं, आपका अपना जो अनुभव है उसके आधार पर जानना चाहेंगे कि चूंकि सीमावर्ती राज्य है मध्य प्रदेश, चुनाव होने हैं अगली बार, मालवा अंचल बहुत महत्वपूर्ण है और मालवा जो है सीमावर्ती है राज्य है गुजरात का, वहां जो आंधी चली है बीजेपी की, क्या आप इसका असर देखते हैं यहां पर भी होगा या आप इसको अलग तरीके से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हितेश जी आपने। देखिए, गुजरात से हम शुरू करते हैं कि गुजरात में बीजेपी की ग्रैंड विक्ट्री के पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले मोदी की पॉपुलैरिटी, उनका होम स्टेट होना, उनका जबरदस्त कैंपेन करना, इवन उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, रैलीज निकाली, कई रोड शोज किए और लगभग 4 से 5 दिन वो लगातार स्टे किए। देश के इतिहास में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर असेंबली इलेक्शंस में इतने समय रुका हो, ये पहला हादसा था। आपको एक चीज और बताएं कि आपको ध्यान हो कि गुजरात में उतनी ही एंटी इनकम्बेंसी थी जितनी की हिमाचल प्रदेश में थी, लेकिन मोदी के फेस के सामने वो एंटी इनकम्बेंसी डिसॉल्व हुई। दूसरी चीज, जो पोस्ट कोविड डैमेज था उसको कंट्रोल करने में बीजेपी ने बड़ा रोल प्ले किया। वहां ना केवल सीएम को रिप्लेस किया, रूपानी चेंज होते भूपेंद्र जी बने और उनके पूरे कैबिनेट को बदल दिया। ये ऐसा मादा आज के समय में कोई दूसरा पॉलिटिकल आउटफिट नहीं रख सकता है। तीसरी चीज देखिए, जो एक जैसे कि हम अभी एनालिसिस करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का जो डाटा आता है उस डाटा को देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर था वहां उस वोटर ने अगले पिछले समय से 60% कम वोट किया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी उन पर ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसका फायदा भाजपा को मिला। जबकि जो 50 और 50 प्लस एज के लोग थे उनका वोट परसेंट 60% से लगभग अधिक बढ़ गया, यानी कि वो लॉयलिस्ट जो बीजेपी की तरफ थे वो उस तरफ चले गए। अगली चीज सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने जहां उसको बेनिफिट मिल सकता था उतनी एबिलिटी नहीं दिखाई। अगर ये एबिलिटी दिखाते, देखो ना, तो गांधी फैमिली का कोई आदमी मुख्य रूप से 2 दिन अगर
2 रैलीज को छोड़ने राहुल गांधी की, तो कोई आदमी इतना महत्वपूर्ण कैंपेन करने नहीं गया। अब बात आती है कि पार्टी का एक चीज और महत्वपूर्ण रही कि वो एरिया जो 2017 में हारे, चाहे तो मोरबी हो, सुरेंद्र नगर हो, सोमनाथ हो, अमरेली हो, इन सब पर फोकस किया और उन सीट पर सबकी सब सीट पर जीत गए। एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, उन्होंने 27 सीट से वो ट्राइबल डोमिनेटेड, जब मध्य प्रदेश से लिंक कर रहा हूं मैं कि 27 की 27 पर भाजपा जीत रही है। आप देखिए कितना मैजिक काम किया है कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी इलेक्शन। अब अगली बात आती है कि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन देखिए, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन सीट्स को पहले से फोकस किया जहां उनको पोटेंशियल दिख रहा था। ये लगभग 2017 के बाद से लगातार उसको गियर अप 6 माह पहले कर दिया। हाँ। अब बात आती है कि क्या इन 6 बिंदुओं के ऊपर अगर विचार करते हैं तो भाजपा निश्चित रूप से एक ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट बनता है जो इतनी ग्रांड विक्ट्री का हकदार हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ी और बृहद रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के इस चुनाव को लड़ा है, एक एक पॉकेट्स पर ध्यान दिया है और पूरे की पूरी चुनाव प्रचार का जिम्मा अगर प्रधानमंत्री ने खुद अपने सर पर ले रखा था तो उसका असर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र परिवेश जी भी यहाँ पर कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा हो, ऐसा कम से कम गुजरात में नजर नहीं आया। 77 से आप 17 पर सिमट गए हैं, ये वाकई में चिंता की बात है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी भी वहां मैदान में थी, इसका एक फैक्टर है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि देखने में लग रहा था कि एक तरह से वॉकओवर दे दिया कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को? वॉकओवर वाली बात नहीं है। दरअसल में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जब आखिरी समय आता है तो कई किस्म से उसको राष्ट्रवाद में या सांप्रदायिकता के विषय में ले जाती है और इसकी जो भावनाओं को भड़का करके जो राजनीति करने का जो प्रयास किया जाता है, यहाँ पर जो जिस तरह से वो बलात्कारियों को रिहा किया गया, जिस तरह से मोरबी की घटना के बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और कई किस्म की ऐसी घटनाएं हुई है, तो इससे ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति गुजरात की जो मानसिकता है, गुजरात की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से उसमें उन्हें करने में। दूसरी बात मैंने जो कहा कि गुजरात में जो विकासवादी विकास परक जो मतदाता है, उनके सामने एक विकल्प के रूप में आप पार्टी ने भी कई तरह के वादे किए और इसका भी परिणाम हुआ और इसके वजह से। और तीसरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह से गुजरात को नाक का सवाल बना लिया था और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया। नहीं सुरेंद्र जी, उसका सुरेंद्र जी, ये आपको चुनाव प्रचार करने अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करते हैं तो फिर ये दिक्कत है। आपको करना होगा, जनता को आपको जवाब देना होगा, जनता को जाके समझाना होगा, है ना, कि अगर वो आपके अनुसार अगर वो सांप्रदायिकता वाली बात करते हैं, आप जाके क्लेरिफिकेशन करते ना उनको। उनका सोचिए, वो इस लेवल पर चुनाव को लड़ते हैं कि प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं, रोड शोज करते हैं, घंटों घंटों चलते हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो उनके लिए कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक इंपॉर्टेंट एक ही होता है। वो सिर्फ कार्यकर्ता होता है। जब बात होती है संगठन की तो कार्यकर्ता हो जाता है। तो आपको यह सोचना होगा, आपको उसी स्ट्रेटेजी में करना होगा। ये कहीं नहीं दिखा, न हिमाचल में दिखा, न वहां जाकर के दिखा। वो तो समझिए कि कुछ टॉस ऐसे थे, कुछ सवाल ऐसे थे जिन सवालों को लेकर के आपको मिला। लगातार देखिए, भूपेश बघेल साहब लगातार गए और जाकर के वहां पे एक स्ट्रेटेजी, एक रोल मॉडल शो किया उन्होंने कि देखिए हम छत्तीसगढ़ में इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये मॉडल हमने वहां फिट किया और आज पूरे देश में 2 मॉडल की चर्चा होती है। ये आपको बताना पड़ेगा। आपके यहां से गुजरात में जाके किसी ने बताने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की कि क्या उसके अलावा कोई ऑप्शन है किसी के पास। हमारे तो संवाददाता हर जगह जा रहे थे, लोग कहते तो ऑप्शन नहीं है और मोदी में हो रखा है यहां। आप ऑप्शन ही नहीं देंगे, आप घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। एसी चैम्बर से बाहर निकलना होगा, जनता के बीच में आना होगा। रोड शो हो रहा है एक ऐसे कॉरिडोर में हो रहा है जहां चुनाव का इंपैक्ट नहीं है आपका, जहां चुनाव का इंपैक्ट वहां कोई शो नहीं हो रहा है। ये सब बड़ी कमियां हैं जिस पर सोचना होगा आप कांग्रेस को। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना ही चाहिए। कांग्रेस सोचेगी भी जरूर, मगर एक बात जरूर है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल एक बेहद आक्रामक नेता है और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों का सामना करने की सलाहियत उनमें है और इसको उन्होंने कई बार प्रूव किया है, कई तरह से प्रूव किया है।
और अभी जैसे उनको चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में जो विकास का मॉडल है, इन सारी चीजों को हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, वहां के लोगों के सहयोग से और उसको लागू करने में सफल हुए हैं। गुजरात में निश्चित रूप से हो सकता है कुछ चूक हुई हो, और इस पर पार्टी विचार करेगी कि हम 77 सीट से इतने कम सीटों पर क्यों आए। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी जय पराजय के पीछे जब हम संघर्ष में जाते हैं, जब युद्ध में जाते हैं, तो वहां पर हमको पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। इस पर विचार जरूर कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मगर मुझको एक बात अच्छी लग रही है कि धीरे धीरे जो है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के सामने कई किस्म के विकल्प आ रहे हैं, कई किस्म के चॉइस आ रही है, और अंततः मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार देश का विकास, देश की सुरक्षा, देश की समरसता, ये चीजें उभर के सामने आएंगी। और ये जब सब उभर के सामने आएंगी तो कांग्रेस की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। आने वाले समय में, तो आगे आने वाले समय में हार भी कई तरह के सबक सिखाती है, और इस सबक को किस तरह से रणनीति में बदलकर जमीन पर उतारना है, इस पर काम करने की कम से कम आवश्यकता है। हालांकि नतीजे आज, जैसा कि परवेज जी ने भी कहा, कि सबको खुश करने वाले नतीजे हैं, कि कांग्रेस के हाथ में भी लगा है, बीजेपी के लिए हाथ में भी लगा है, आम आदमी पार्टी भी अपने एमसीडी के नतीजों को लेकर आशान्वित है और कम से कम खुश नजर आ रही है। बहरहाल आपसे बातचीत करते रहेंगे, और नतीजों का आगे आने वाले समय में खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक अपडेट भी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस्तीफा देकर जयराम ठाकुर निकल गए और उन्होंने कहा कि कहीं कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जो जनमत है उसका सम्मान होना चाहिए। हमने जनमत का सम्मान किया है और हमने अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल महोदय जी को सौंपा है। उसका एनालिसिस करेंगे कहाँ कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार हो जाता है इस प्रकार से कोई एक दो इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। शैलेंद्र जी, जब हम लोग ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, गुजरात में चुनाव प्रचार अभियान को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा हो रही थी कि 31 यहां पर रैलियां उन्होंने की और 5 से ज्यादा उन्होंने रोड शो किए, जिसका असर यहां पर देखने को मिला। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि मजबूर दरअसल हमने कर दिया, कि प्रधानमंत्री को यहां पर खुद मैदान में उतरना पड़ा, इस तरह से रणनीति करनी पड़ी। आप अपनी बात भी रखना चाह रहे थे, वो भी कीजिएगा। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ रहा है और उस राज्य में मुख्यमंत्री, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं हो रही है, और ऐसे में सारा का सारा दारोमदार जो है वो पीएम ने अपने सर पर ले रखा है, गृह मंत्री ने अपने सर पर ले रखा है। तो गुजरात क्या साख का सवाल बन गया था? देखिए, जितना अगर आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारों को अगर जो भी फॉलो करता होगा, वो इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हो गए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो या कहीं भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप देखेंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य का नेतृत्व एक योजनाबद्ध तरीके से हमेशा ही इतनी मेहनत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के अतिरिक्त भी इतना ही घूमते हैं, इतना ही सारा मेहनत कर रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को। इसलिए ये कहना ठीक है, कांग्रेस का अपना आकलन है। सुरेंद्र जी के छत्तीसगढ़ के चैनलों में वो नहीं देख पाए होंगे, गुजरात के नेताओं को यहाँ प्रचार करते। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के, हमारे पूरे सीमांत दोनों संभागों के, उज्जैन, इंदौर और उसके अतिरिक्त भोपाल और इंदौर ग्वालियर संभाग से भी प्रमुख कार्यकर्ताओं को किसका कहां, किस जिले में कहां उपयोग हो सकता है, आज नहीं 2 महीने पहले से हम लोगों का बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ था काम, और सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हाँ, एक बात मैं कहना चाह रहा था, जो बीच में जब माननीय सुरेंद्र जी कांग्रेस के इसकी बात कर रहे थे, देखिए कांग्रेस को अपने आप का आकलन बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि आज के परिणामों की बात है। भाई, आप खुद कल्पना करिए कि एक राज्य में आपका वोट प्रतिशत इतना नीचे हो जाए और आपके जगह लोग दूसरा विकल्प एक ऐसी पार्टी को ढूंढने लगे जिस पार्टी का कोई विचार नहीं है, जो आकस्मिक बिना विचारधारा के बना हुआ राजनीतिक दल अगर कांग्रेस के विकल्प के रूप में मतदाता को मिल रहा है,
ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि क्यों कांग्रेस का विकल्प एक ऐसा दल बन रहा है जिस दल का अपना कोई विचारधारा नहीं है, बिना विचारधारा पर चलने वाला एक दल बन रहा है। और बाकी जो बात उन्होंने एक कही, मैं जिससे असहमत था, जो मैं सुरेश जी से बहुत वरिष्ठ हैं और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा किसी भी चुनाव परिणाम पर न कहें। आप मतदाताओं के निर्णय का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता करके और उनको भड़का दिया जाता है। भारत का मतदाता किसी के भड़काने बहकावे में आकर के मत देता है, ये आप कह रहे हैं। कांग्रेस यही कह करके अपने आप को कांग्रेस ने मतदाताओं से दूर किया, जनभावनाओं से दूर किया। अरे जनता के निर्णय का सम्मान कीजिए ना। आज हिमाचल में जो परिणाम आया है हम उसका सम्मान करते हैं। मैंने कहा कि वो उन्होंने परंपरा को अपनी परंपरा बना ली, उस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। मुझे लगता है ये मैं कहूं कि नहीं था, वो तो कांग्रेस के बहकावे में आ गए। ये बात गलत है। मुझे लगता है शैलेंद्र जी ये शब्द, एक बात और कहना चाहूंगा किसी, मुझे लगता है कि ये जो आपने कही कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, ये वाली शब्द ना आप डिक्शनरी से हटाओ आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सरकार बने ना बन पाए तो उसके बाद जो लोटस ऑपरेशन जो चलता है ना वो दिखता है लोगों को। ऐसा नहीं कि जनता ने नहीं देखा, मध्य प्रदेश में देखा जनता ने, ये और ऐसे कई राज्यों में आज भी चुनाव के बाद आज भी कहा गया, कई बड़े नेताओं ने तक कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, आपने दिल्ली में कहा आपने एमसीडी चुनाव के बाद मेयर तो हमारा ही बनेगा, जबकि संख्या बल साफ दिख रहा है, संख्या बल है ही नहीं। चुनाव परिणाम जब तक चुनाव परिणाम अंतिम ना आ जाए तब तक तो ये बात कही जाती है कि इंतजार करना पड़ेगा परिणामों का। परिणामों की प्रतीक्षा के बाद ही कोई बात कही जाएगी। और ये बात जो आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस, ये ऑपरेशन लोटस की बात जो है ये जिन लोगों ने चलाई उन लोगों से इसका जवाब मांगिए। हम तो बहुत साधारण बात कहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों कांग्रेस यही तो आरोप लगाती है कि जब बीजेपी को खरीद लिया, जब बीजेपी को लगता है कि अब वो नहीं जंग जीत पा रही है तो ऑपरेशन लोटस चला। कैसा कैडर है भाई, कैसा उनका कैडर है, कार्यकर्ता है जो बिकने को तैयार बैठा है। वो बोले कि क्या उनके विधायक ऐसे हैं जो बिक जाएंगे? स्वीकार करें इस बात को कि उन्होंने जिनको टिकट दिया वो कभी भी उनको कोई भी खरीद सकता, कोई भी लूट के ले जा सकता है। बोले कांग्रेस ऑन कैमरा बोले। देखिए ये बातें सब कहने की बातें, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है तो सबने देखा ना। मैंने कहा मध्य प्रदेश में क्या हुआ है तो सबने देखा। पर क्या हुआ जनादेश के विपरीत, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो हुआ वो सबने देखा। एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर सरकार बना करके लाए थे, उस व्यक्ति का जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से उसको दरकिनार किया, दो नेताओं ने मिलकर के उस व्यक्ति का माहौल बना दिया। वो अपने समर्थकों के साथ बाहर निकल कर आए और इस्तीफे दे गए। आप कैसी बात करते हैं? तो कोई विधायक मंत्री, ये बात जरूर है कि पिछले लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उस बात का गलत वो लोग दोबारा चुनाव लड़कर के जीत कर किया, मणिपुर में किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया। एक दो घटना थोड़ी हुई है, लगातार हुई है। कांग्रेस ये जनादेश के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपने मुकाबले में रहे। कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमको उसके लिए किसी प्रकार से नहीं, हम किसी मुकाबले में नहीं है। हमको मालूम है भाई हमारे मध्य प्रदेश में उपचुनावों में चुनाव जीत करके आए। परिवेश जी मुझे आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति और विश्लेषक और पत्रकार से ये अपेक्षा नहीं है कि आप इसको इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेंगे। चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, लोग इस्तीफा देकर के आए, अपनी सीट छोड़ करके दोबारा जनता के बीच गए, और कमल के फूल के सिंबल पर जीत करके आए दोबारा चुनाव के साथ। यहाँ पर चुनाव लड़कर के जीत के आए। कोई उदाहरण विपक्ष कहे उसका मुझे चिंता नहीं है। आप मुझे बताइए चुनाव में जाकर के किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि इतने उपचुनाव हुए और लोग और कमल के फूल पर फिर जीत करके आए, जनता का विश्वास लेकर के जीत करके आए, फिर सरकार बनाइए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इसको इस तरीके से फिर जनता का अपमान की बात होगी है कि आपने जनता ने, हम तो इस्तीफा देके, जो संविधान का नियम है, जो दल बदल का कानून था उसका पालन किया, उन्होंने इस्तीफे देकर के आए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी से बाहर आए तो ऐसे आ गए, और बाकायदा उसको चुनाव हुए, बाई इलेक्शंस हुए,
उन चुनाव परिणामों का सम्मान करना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जरूरी थी। हम मानते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐसा राजनीतिक दल जरूरी है, लेकिन वो मैंने जो बात जहां से शुरू की थी, सुरेंद्र जी ने उसकी बात नहीं की। वो हिमाचल में भी और गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी, जो लोग वहां थे वो जानते हैं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी विरासत या अपना मतदाता एक ऐसे राजनीतिक दल को न सौंपे जिनका कोई विचारधारा नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है विचार। ठीक है सुरेंद्र जी, कांग्रेस को अपना विचार आधार बचा के रखना चाहिए। सुरेंद्र जी, क्या आपने क्योंकि शुरुआत में ही अपनी पहली बात में ही ये बात स्वीकार भी की कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के मैदान में होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, तो ऐसा किस तरह से नुकसान उन्होंने किया और क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार पंजाब में अब बन पाई है, वो आकर गुजरात जैसे राज्य में जहां पर लंबे समय तक कांग्रेस ने भी राज किया है, कांग्रेस लंबे समय से वहां पर विपक्ष में है, वहां पर आकर पार्टी के अभियान को इस तरह से प्रभावित कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि स्वदेश जी ने भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगाती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी को रहना चाहिए, तो ये बड़ी तब्दीली है और ये अच्छी तब्दीली है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि चमन में इत्तेफाक के रंगों से बात बनती है, तुम्हें तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या। ये दरअसल में भारत की जो रंग बिरंगी भाषा है, होली है, सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, संस्कार है, इन सारी चीजों को मिलकर भारत बनता है और इसकी विविधता को बने रहने देना चाहिए। और इसमें बलात् किसी के ऊपर किसी चीज को आरोपित करने का जब प्रयास होता है तो भारत को कमजोर करता है। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि विविधता हमारी ताकत है। निश्चित रूप से कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है, और अभी हमारी पार्टी को बड़ी चुनौतियों का सामना है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि वादा करते हैं कि चुनौतियों से उभर के कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के मन में कांग्रेस की विचारधारा आम जनता की विचारधारा है और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी जिस तरह से राज्य दर राज्य बढ़ती जा रही है, हिमाचल प्रदेश में तो अपना खाता नहीं खोल पाए, लेकिन गुजरात में जाकर चुनाव लड़ना और पूरी दिलेरी के साथ चुनाव लड़ना, और एक वक्त तो ऐसा था कि केजरीवाल लगातार दावा कर रहे थे कि वहां पर लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है, 5 सीट जीतने में कामयाब रहे हैं। आप आने वाले समय में बाकी राज्यों में जिस तरह से प्रसार की बात अगर करते हैं आम आदमी पार्टी की, आप इसको किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? जी, सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी के उस एलिगेशन का जो उन्होंने परवेश जी के ऊपर लगाया है, ये गलत लगाया है। परवेश जी ने एज ए जर्नलिस्ट जो दिख रहा है वो बोला है, तो जर्नलिस्ट का काम ये है, जो दिखता है वो बोलना चाहिए। आप तो आइडियल पार्टी माने जाते हैं, देश की सनातनी परंपरा पर चलने वाली पार्टी माने जाते हैं, तो आपकी परंपरा ये कहती है अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको बढ़ावा दीजिए। मान लो वो गलत थे कि वो बिचने के लिए तैयार थे, पर आपने खरीद ली, ये इससे मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, आपकी पार्टी से तो कम से कम नहीं रखता, जो देश की परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रही है। अब बात आती है, फिर आप गलत बात करें ना, वो बिके ना हमने खरीदा, वो इस्तीफे दे करके आए, चुनाव लड़ के दोबारा जीत के आए। आप ठीक करिए अपनी जानकारी, अपनी बात को ठीक करिए। शैलेंद्र जी, ये तस्वीर अमूमन हर राज्य में दिखने लगती है, तो जरा उन तस्वीरों को संजो करके रखिए, वक्त आएगा वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखेगी आपको, और ऐसा नहीं कि दिखती नहीं है, सब कुछ दिखता है, और जो दिखता है वही समझ में जनता को आता है, वही आता है। अब देखिए, मैं हितेश जी आपकी बात का जवाब देता हूं कि आप एक प्रमाण लेकर के आए, कोई बिका और कहीं खरीदा गया, इसके बाद बात करें। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का होम स्टेट है, इसलिए दोनों ही पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या आप हो, उसने ये प्लान किया कि उन जनप्रतिनिधियों के बारे में इस प्रकार की शब्दावली ठीक नहीं है कि वो बुके और इनने खरीदा, इसलिए कहीं ना कहीं ये बात ठीक नहीं है। आप ठीक है, कोई राजनीतिक दल ये आरोप लगाए, ठीक है, राजनीतिक दल का काम है, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करता। इस्तीफे दे करके, अपना सीट छोड़ करके दोबारा चुनाव लड़के, ये संविधान में व्यवस्था दी गई ना, ये भारत के संविधान ने व्यवस्था बनाई है ना। ठीक है, थोड़ा जी चलिए, थोड़ा हिमाचल पर भी बात कर लें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर लें। श्रीचंद सुंदरानी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सुंदरानी जी, जी सत्यप्रकाश जी, संक्षेप में रखिएगा अपनी बात, अभी रह गई है, संक्षेप में रखिएगा।
सत्यप्रकाश जी संक्षेप में रखिएगा अपनी बात। जी जी, अब देखिए आपने कहा कि वहां पर गुजरात को क्या किया। गुजरात के साथ मोदी ने भी इसलिए फोकस किया है कि गुजरात पूरे देश के 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए एक मैसेज देगा। अगर बीजेपी वहां डाउन होती तो बीजेपी के लिए देश में मुश्किल खड़ी हो जाती। अब आपने एक सवाल और महत्वपूर्ण कहा था, वो मैं जरूर बता देता हूं कि आपने कहा था कि ट्राइबल एरिया, आज आप देख रहे हैं कि दो चीज पर फोकस कर रही बीजेपी। उन हारी हुई 2018 की सीट्स को मध्य प्रदेश में फोकस कर रही है। दूसरी, केवल ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया को सबसे ज्यादा फोकस किया है, जैसा कि आपने देखा गुजरात में भी उसको उस पर सफलता मिली। तो मध्य प्रदेश में ये ठीक है, आदिवासी बहुत सीटों पर फोकस हो रहा है। थोड़ी सी समय की कमी है, मुझे सुंदरानी जी के पास में भी जाना है। सुंदरानी जी, चूंकि इस चुनाव को, भानु प्रतापपुर के इस विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। 4 उपचुनाव पहले ही आप हार चुके हैं, 5वें चुनाव में भी आज आपको उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने इस वक्त इस बीच संगठन में बड़ा फेरबदल भी किया। आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि एक जीत की उम्मीद आप कम से कम यहां से कर रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से हम जीत की उम्मीद कर रहे थे और 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव है, लगभग 1 साल भी नहीं रहा। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, जमीन भारतीय जनता पार्टी की तैयार हो चुकी है और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां थी, भानु प्रतापपुर की एक अलग परिस्थितियां थी। 2-3 प्रकार के ऐसे मुद्दे हो गए थे जिसके कारण कांग्रेस को जीत मिली है। जमीनी हकीकत कांग्रेस के खिलाफ है, वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। कांग्रेस के खिलाफ माहौल है पूरे छत्तीसगढ़। ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। सुंदरानी जी का कहना है। परवेज जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा पूरे संदर्भ में। और हिमाचल प्रदेश के इन नतीजों से खासतौर पर, चूंकि भूपेश बघेल को यहां पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था, भूपेश और छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा वहां पर होती थी, वहां पर जो जीत मिली है, आगे आने वाले समय में भूपेश बघेल के कद के संदर्भ में भी और छत्तीसगढ़ में उस परिणाम के जो असर है उसके संदर्भ में आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेश बघेल साहब ने अपने पिटारे से जो छत्तीसगढ़ मॉडल को बेचने की कोशिश की वहां पर, उसमें उन्हें कामयाबी मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो किसानों के लिए किया, उस मॉडल को वहां फिट किया। उन्होंने जो आम जनता के लिए जो उनको जो स्कीम्स लग रहे, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर के बड़े सारे उन्होंने अपनी जो भी सभाएं की, उन सभाओं में उसको डिस्कस किया। और यहां से इस परिणाम के आने के बाद से देखिए, उनका एक जेस्चर नो डाउट बढ़ेगा और एक मैसेज जाएगा कि एक विनर की तरह वो जहां भी गए, कैंपेन किया और अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के गए, क्योंकि वो उनका एक प्रैक्टिकल लैब है, एक लैबोरेटरी की तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिखाया कि हमने ये कामयाबी पाई है और उसका एक बड़ा इंपैक्ट जाएगा। सवाल इसके साथ गुजरात का भी है, गुजरात का भी इंपैक्ट जाएगा। बहुत सत्यप्रकाश जी बहुत सही बात कर रहे थे, क्योंकि पूरी साख लगी थी, पूरा दाव लगा हुआ था कि वहां थोड़ा सा भी डेंट पड़ता तो पूरे देश में उसका मैसेज जाता। हालांकि अब जो विपक्षी दल है एकजुट होकर के इसको एक अलग तरीके से, एक अलग फ्रेम देने की कोशिश करेगी। तो जीत अपनी जगह है, हार अपनी जगह है। हार को स्वीकार करने के बाद उस हार की वजहों पर काम करके मंथन करने की जरूरत है दोनों ही जगहों पर, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी की हार हुई है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। और ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह की रणनीतियों में और बदलाव देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होकर अपनी महत्वपूर्ण बात रखने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है IBC 24 पर। नमस्कार।